अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। एक तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मौलाना फजलुर रहमान के छोटे भाई साहब हैं, मौलाना अताउर रहमान साहब। इनके बारे में इन्होंने एक नेशनल असम्बली में एक स्पीच की है, तो उसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा। दूसरा एक खुशखबरी है जो तकरीबन तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक अहमियत रखती है, एक वो बताऊंगा। और एक तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के आबी ज़खायर के अंदर इजाफ़ा होने लगा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मौलाना अताउर रहमान। अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने अभी तो मौलाना अताउर रहमान इसलिए कह दिया कि आप लोगों को पता लगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आपके इस शख्स के नाम के साथ मौलाना नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मौलाना कहना ऐसे लोगों की तौहीन, मौलाना लफ्ज़ की तौहीन होती है। तो ये तौहीन मैं अपने ज़ाती तौर पे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं बात करता हूँ अताउर रहमान की। ये फजलुर रहमान का छोटा भाई है, वही फजलुर रहमान जो 36 साल से तकरीबन असम्बली के अंदर बैठा हुआ है और कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी हर दौर में बन जाता है। यानी बेनज़ीर के पहले दौर से लेकर नवाज़ शरीफ के आखिरी दौर तक ये कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है। और अताउर रहमान जो है ये सेनेटर है, ये कौमी असम्बली का मेंबर नहीं है। यानी कि सेनेटर वो लोग होते हैं कि जिनको आवाम मुंतखब नहीं करती है। ये किसी की जनाब जिसे कहते हैं आगे पीछे फिर के कोई, जिस तरीके से व्यूअर्स आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान के अंदर जो पार्टियां हैं ये किचन पार्टियां हैं, यानी कि लोगों के घर की पार्टियां हैं। तो इनकी घर की पार्टियों से ये होता है कि जनाब फजलुर रहमान साहब जीत गए, उनके साथ 4-5 बंदे और जीत गए, उन्होंने अपने भाई को सेनेटर बना दिया। जिस तरीके से एक इनके काजी हुसैन अहमद थे, तो काजी हुसैन अहमद साहब ने ख़वातीन की मखसूस नशस्त के ऊपर अपनी बेगम को ले आए, और जो सेनेट के अंदर उनकी सीट बनती थी उस पर अपनी बेटी को ले आए, यानी कि बाहर कोई चीज़ ना जाए। तो अताउर रहमान ने कहा कि जनाब जर्नेलों के बारे में और पाकिस्तान आर्मी के बारे में एक लफ्ज़ कहा कि ये लोग खाते हैं, इन्होंने कौन सी कोई ज़मीन कब्ज़ा करके या किसी जगह के ऊपर झंडा लहराया है, ये हमें हमारे मुल्क के और खा रहे हैं और हमारी तनख्वाह, हमारे टैक्स के पैसों की तनख्वाहें खा रहे हैं और फिर हम ही पे रोब जमाते हैं। तो अताउर रहमान साहब, आपके लिए जिस तरह गधे के ऊपर वज़न रख दिया जाए तो वो आलिम नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। इसी तरीके से लंबी दाढ़ी रखने से और सर के ऊपर कोई पगड़ी या कपड़ा बांध लेने से और कोई मखसूस किस्म का कोई निशान लगाने से कोई आलिम या मौलाना भी नहीं बन जाता, वो गधा ही होता है। तो आपके लिए लफ्ज़ यही है कि आपके साथ मौलाना ना लगाया जाए। तो बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि 35 यानी कि जब से पाकिस्तान बना है फौज और ये जर्नल जो हैं आपके टैक्सों के पैसे से खा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आर्मी की एक बहुत बड़ी जगह के ऊपर जो आर्मी के रिटायर्ड लोगों को उनकी खिदमात के सिलसिले में दी जाती है, जो कोई अच्छा कारनामा अंजाम देता है, किसी की जान बचाता है या कोई इस किस्म का रिवार्ड का हकदार होता है, तो उसको ज़मीन दी जाती है। तो आपके बड़े भाई फजलुर रहमान उर्फ डीजल ने उस बहुत बड़ी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था और उसके ऊपर लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की पर ईयर जो थी फसलें उगती थी, और वो आर्मी ने जो वापस ले ली, तो पेट पे मरोड़ उठना आपका हक बनता है, क्योंकि आपके पेट में अब मरोड़ उठ रहा है। अब बात ये है कि आप जो कहते हैं कि आर्मी के लोग जो हैं वो टैक्स पे, आवाम के टैक्स पेयर की टैक्सों की तनख्वाह लेते हैं, तो बात ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक की आर्मी है, उन्होंने अगर अपनी आर्मी को या नेवी को या एयरफोर्स को रखा हुआ है, तो वो आवाम के टैक्सों के पैसे से ही उनको तनख्वाह दी जाती है। उनके लिए अलहदा से नोट नहीं छापे जाते। जैसे आपके भाई जब हुकूमत में थे, नून लीग की और पीपल्स पार्टी के, तो नोट छापे जाते थे, इसलिए अलहदा से नोट नहीं छापे जाते। ये क्या कहते हैं, आवाम के ही टैक्सों से आवाम ही अपनी मर्जी से और आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक किसी भी मुल्क में फ़ौज रखी जाती है, ताकि वो उसी आवाम का दिफा कर सके, उनके मुल्क का दिफा कर सके। कोई भी मुल्क जो होता है, जो फ़ौज रखता है, वो इसलिए नहीं रखता कि किसी मुल्क पे कब्ज़ा करेगा, वो अपने दिफा के लिए रखता है। तो सबसे पहले मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि गधे पे किताबों का बोझ लादने से वो आलिम नहीं बन जाता, तो इसी तरीके से आपको समझाना तो फजूल है, इसलिए सब फजूल है कि आप जाहिल लोग हैं।
اور جاہلوں کے ساتھ بحث نہیں کی جاتی، ان کو سلام کر کے سائڈ پہ ہوا جاتا ہے۔ آپ نے اس ملک کے ساتھ اور آپ کے بڑے بھائی فضل الرحمان عرف ڈیزل نے جو کچھ کیا ہے، کیا یہ جو آپ سینٹ کے اندر بیٹھ کے جو تنخواہ لیتے ہیں، کیا یہ آپ اپنی تنخواہ یعنی کہ وداؤٹ تنخواہ آپ کام کر رہے ہیں؟ یہ بھی عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے جس کے اوپر آپ تنخواہ لے رہے ہیں، اور جس میں آپ کے بھائی نے 42 لاکھ کی لسی پی تھی کشمیر کمیٹی کی جب وہ چیئرمین تھے۔ اب اللہ جانے اس لسی میں کیا کیا ملا کے پیا ہوگا، تو وہ تو ہم نہیں بتا سکتے، نہ ہمیں پتہ ہے، لیکن جو بل ہے گا اس کے تحت 42 لاکھ کی لسی آپ کے بھائی نے 5 سال کے اندر پی ہے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین صاحب نے، اور جو مرغ اور حلول و ٹوٹا وہ تر پراٹھے جو اڑائے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جو یہ بکواس کر رہے تھے قومی اسمبلی کے اندر، اگر قومی اسمبلی کے اندر کوئی اس قسم کا شخص ہوتا، یقین جانے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے منہ کے اوپر کوئی چیز دے مارتا، لیکن وہاں پہ سارے جو ہیں وہ مصلیت کے تحت اس لیے خاموش رہتے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی کا استحقاق مجروح نہ ہو، اور جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہدف کرا دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہدف نہیں کرانے چاہیے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے، اور یہ تاریخ عام ہونی چاہیے کہ ہاں جی ہمارے جو ہمارے ٹیکس پیئر سے جو وزیر اور مشیر اور سینیٹرز بنتے ہیں وہ اس قسم کی بکواسیات کرتے ہیں گے۔ تو بات یہ کی کہ آپ کے لیے آپ کو شرم دلانے کا تو مطلب کافی ضرورت ہے، لیکن وہ مسئلہ یہی ہے گا کہ پاکستان اگر اپنے پورے بجٹ کی شرم خرید لے تو وہ پھر بھی آپ لوگوں کے لیے پوری نہیں ہوگی، کم پڑ جائے گی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جس شخص کا نام ہے وہ آج کل تمام چوروں کو اکٹھا کر رہا ہے۔ وہ کس لیے چوروں کو اکٹھا کر رہا ہے کہ کوئی بڑی واردات ڈال سکے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عوام کہہ رہی ہے کہ چوروں کو اکٹھا کرنے کے اندر جو اس ٹائم لگا ہوا ہے وہ فضل الرحمان عرف ڈیزل لگا ہوا ہے، وہ اسی لیے لگا ہوا ہے کہ کوئی بڑی واردات دوبارہ ڈالے اور اس کے بعد یہاں سے بھاگ لے۔ تو بات ایسی ہے گی کہ عطاء الرحمان صاحب آپ کو اس بات کو کہنے سے 10 دفعہ پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ آپ بذات خود، آپ کا بھتیجا، آپ کے گھر والے، آپ کا کچن جو چل رہا ہے وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ہی چل رہا ہے، اور یہ جو ڈیزل کا پرمٹ جو حاصل کیا ہوا تھا آپ کے بھائی نے وہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہی حاصل کیا ہوا تھا، اور کتنا ڈیزل وہ افغانستان اسمگل کرتا رہا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے، کیونکہ یہ جو آپ کے جو والد صاحب تھے مفتی محمود صاحب وہ ایک کچے گھر میں رہتے تھے اور ان کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی، لیکن آج آپ کے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ ایک بندہ جو ہے جس کی حق حلال کی کمائی ہے وہ نہیں خرید سکتا، لیکن آپ کے پاس اس طرح کی گاڑیوں کا پورا فلیٹ موجود ہے، 10 گاڑیاں موجود ہیں آپ کے بھتیجوں کے پاس، آپ کی بیٹیوں کے پاس، آپ کے بیٹوں کے پاس۔ تو آپ جو ہیں ان باتوں کو ذرا سوچ سمجھ کے کیا کریں، لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو آپ میں ہے ہی نہیں، لیکن کسی بھی پڑھے لکھے سے جو آپ سے ذرا سا پڑھا لکھا ہو، ذرا زیادہ پڑھا لکھا ہو نا، کیونکہ آپ تو جاہل ہیں، آپ نے تو مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد آگے بیٹھ گئے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کی جو دینی بقول آپ لوگوں کے آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ نے کون سی ایسی کتاب لکھی ہے جس کے اندر دین کے لیے اگر کوئی کتاب لکھی ہے تو میرا چیلنج ہے وہ آپ ٹی وی کے اوپر آ کے بتائیں کہ فلانی کتاب کا میں مصنف ہوں۔ تو نہ آپ نے کوئی کتاب لکھی، نہ آپ کا بھائی اربوں روپے کی لسی 42 لاکھ کی لسی ڈکارنے کے اور اربوں روپے تنخواہ لینے کے باوجود وہ کشمیر آزاد نہیں کرا سکا۔ وہ کشمیر اس لیے آزاد نہیں کرا سکا کہ وہ صرف کھانے کے لیے تھا، اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے وزنوں کا اندازہ لگا لیں۔ مولانا فضل الرحمان جو شخص ہے، مولانا ڈیزل آپ کا بڑا بھائی، آپ ایسا کریں کہ اس کا 40 سال پہلے کا وزن نکال لیں اور آج کا وزن نکال لیں تو 10 گنا زیادہ ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص رشوتی اور حرام خور ہوتا ہے اس کا پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اس سے بڑی بات آپ کے لیے کچھ نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ کم علم لوگوں کے ساتھ جاہل نہیں بنا جا سکتا، ان کو صرف جواب دیا جا سکتا ہے اور جواب دینے کے بعد سلام کر کے سائڈ پہ ہوا جا سکتا ہے۔ اب ویورز آپ کو ایک خوشخبری سناؤں، دیامیر بھاشا ڈیم کا آج سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ بہت بڑا ڈیم ہے، پاکستان کا تیسرا بڑا ڈیم ہوگا، اور یہ ایک ایسے علاقے میں واقع ہے کہ جس کے اوپر لاگت بھی بہت کم آئے گی، یعنی کہ ڈیم بنانے کی لاگت۔ اب وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ثاقب نثار ڈیم کا پیسہ لے کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب ان لوگوں کو میرا خیال ہے ڈیم ابھی بنا نہیں ہے، لیکن جب بن جائے تو اس پہ ڈوب مرنا چاہیے، اور اگر ڈوب نہ مرے تو اس کو دیکھ کے ان کو ہارٹ اٹیک ضرور ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا، تو ڈیم بن گیا۔ تو دیامیر بھاشا ڈیم جس کے بارے میں احسن اقبال
नून लीग का बहुत ही काबिल किस्म का वजीर दाखिला भी रहा है, जिसको रेंजर के एक सिपाही ने अंदर जाने से रोक दिया था। उसने कहा वजीर दाखिला होंगे तो घर के होंगे, इधर हमारा आर्डर, हमारे कैप्टन का आर्डर चलता है या हमारे मेजर का आर्डर चलता है। तो उसको तो चाहिए था कि उसी वक्त वो इस्तीफा दे देता, जो अदालत के बाहर कह रहा था दिस इज नॉट अ बनाना स्टेट। तो बनाना स्टेट नहीं, इसी को स्टेट कहते हैं जिधर लॉ एंड ऑर्डर का कानून होता है, और लॉ वो जो ऑर्डर होता है उसको किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, वो रेंजर के एक सिपाही ने उस शख्स को दिखा दिया था। तो उस शख्स ने बयान दिया था कि मुतनाज़ा इलाके में डैम बना के पड़ोसी मुल्क की दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। तो दुश्मन तो वो हमारा 70 साल से, दोस्त तो वो होगा आपका, क्योंकि आपकी भतीजी मरियम नवाज की बेटी इनकी शादियों में वो आता रहा है, तो दोस्तों वो आपका, हमारा तो है ही नहीं। हमारा तो 70 साल से 72 साल से दुश्मन है, पैदाइशी दुश्मन है, क्योंकि उसने पाकिस्तान को आज तक तस्लीम नहीं किया। क्योंकि हम पाकिस्तानी और हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, वो इंडिया को उसने 2 टुकड़े किया, 2 टुकड़े करके अब पाकिस्तान बने, यानी कि इंडिया को हमने क्रैश किया था, इसलिए वो हमारा दुश्मन है। लेकिन वो आपका दोस्त है, क्योंकि आपकी शादियों में, आपकी पार्टियों में आप विदाउट वीज़ा उसको बरी लेके जाते हैं, क्योंकि आप वजीर दाखिला होते हैं, तो वो तो आपका दोस्त है। इसलिए हमें उससे डरने मरने की ना ज़रूरत है, ना हम उससे डरते हैं। इसलिए आज हमने दिया मीर भाषा डैम की बुनियाद, संगे बुनियाद रख दिया है, और इंशाल्लाह 7 से 8 साल के अंदर ये बिजली की वो प्रोडक्शन भी जारी कर देगा, कि जो आप लोग जो होते थे गैर मुल्की तेल के ऊपर जो आपने कारखाने लगाए थे, जिसके अंदर आपके किक्स बैक्स हैं, वो कारखाने भी बंद हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ये 2-3 डैम जब बन गए। तो सबसे बड़ी खबर व्यूवर्स ये थी, तो पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि एक बहुत बड़े आबी ज़ख़ीरे का संगे बुनियाद रख दिया गया है, कि जो एक वाफर यानी कि तरबेला डैम और मंगला डैम के बाद तीसरा बड़ा डैम होगा। वर्षक डैम ज़रा छोटा है, तो तीसरा बड़ा डैम होगा जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की ज़रूरियात पूरी करेगा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर मज़ीद आबी ज़खायर इसी तरीके से, जब आबी ज़खायर पाकिस्तान में बनेंगे तो हमारा जो वाटर लेवल जो ज़मीन के नीचे चला गया, इंशाल्लाह वो भी ग्रोथ कर जाएगा और अप हो जाएगा। अब दूसरी खबर मैं आपको बता दूं, खुशखबरी, कि बहुत बड़े ज़खायर दरियाफ्त नहीं हुए, ये दरियाफ्त नहीं कह रहा, दरियाफ्त हो चुके हैं, और उनसे तेल की पैदावार शुरू हो चुकी है। तेल और गैस के बहुत बड़े ज़ख़ीरे पाकिस्तान के अंदर ये दरियाफ्त हो चुके हैं। और सुबह सरहद का इलाका है, ये इसका कोहाट का कुछ इलाके हैं, इसके अंदर बहुत बड़े ज़ख़ायर हमने दरियाफ्त कर लिए, और मज़ीद जगह पे भी खुशखबरी मिलने की तवक्को है, जिसके अंदर 50% यकीन है कि इधर भी होगा। तो ये अब जो गैर मुल्की जो हमें जिन ममालिक से हम तेल लेते थे, वो हमें ब्लैक मेल करते थे कि जनाब मलेशिया मत जाना, या इधर नहीं जाना, या उधर नहीं जाना, तो अब उनकी भी बोलती बंद हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। क्योंकि पाकिस्तान कुदरती ज़ख़ायर से माला माल है, लेकिन सिर्फ हमें क़यादत आज तक अच्छी ना मिल सकी, तो जिसकी वजह से हम इतने मक़रूज़ और इतने वो हो चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको, जैसा कि अभी खबरों से आपको पता लग ही गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस के ज़ख़ायर बरामद हो गए हैं, और जिनसे प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह ये इन लोगों की ब्लैक मेलिंग भी बंद हो जाएगी। और सबसे आखिरी खबर मैं आपको ये बताऊँ, ये भी एक खुशखबरी है कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर गवादर की डीप पोर्ट हैगी, यानी कि गहरे पानी की बंदरगाह जिसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं डीप सी वाटर पोर्ट। तो इसी तरीके से एक ईरान में भी डीप सी वाटर पोर्ट हैगी, जिसको चार बहा का लफ्ज़ मतलब नाम दिया गया है, और ये इंडिया ने ईरान से पट्टे पर हासिल की गई थी। तो आज की खबर ये है कि ईरान ने इंडिया से वो मुआहदा मनसूख कर दिया है, और इंडिया का जो वहाँ पे बोरिया बिस्तर था वो गोल करके उनके जहाज़ों पे लाद दिया गया कि वापस आप चले जाएं, ये आपका और हमारा मुआहदा आज से ख़त्म हो गया। और ईरान ने सी पैक के अंदर बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो अब पाकिस्तान, ईरान और चाइना जो हैं वो सी पैक के एक पैक पर आ चुके हैं। तो व्यूअर्स, ये आपको मैंने 3 खुशखबरियाँ सुनाई, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होंगी, और ये एक हकीकत पे मबनी है। आप अपनी ख़बरों में सुन सकते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, आप अपने फेसबुक के ऊपर देख सकते हैं। ये खबर इस टाइम जंगल की आग की तरह फैल गई है कि पाकिस्तान के अंदर तेल के ज़ख़ायर दरियाफ्त हो गए। और दूसरी खबर ये चार बहार की जो मैंने आपको बताई। तो व्यूवर्स, ये इंशाल्लाह 3 बातें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, और चौथा वो जो अताउर रहमान है उसके बारे में। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। और इसके साथ ही मैं तमाम लोगों से, आलम इस्लाम से, मुसलमानों से, पूरी दुनिया से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।